नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका 14 फरवरी फ्राइडे का सेशन। आज भी निफ्टी ने अपनी गिरावट दिखाई है और पिछले एक हफ्ते से लगातार निफ्टी और सेंसेक्स और बाकी के जितने इंडेक्सेस है इसमें गिरावट का दौर देखा जा रहा है। ये पहली बार ऐसा हुआ है 2025 में कि जहां लगातार 6 दिनों में यानी कि 6 सेशन में मार्केट लगातार गिरावट दिखाता गया है और एक नेगेटिव ट्रेंड को ये सेट करता गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पिछले 5 दिन में मार्केट कितना ज्यादा गिरा है और यहाँ पे हम एक चीज ये समझेंगे कि जो मार्केट में निफ्टी और जो सेंसेक्स है, जो बड़े इंडेक्सेस है जिसको लोग फॉलो करते हैं, यहाँ पे अगर आज आप निफ्टी का देखेंगे तो 250 पॉइंट से ज्यादा की गिरावट हुई है। हालांकि क्लोजिंग टाइम में थोड़ी सी रिकवरी हुई है, लेकिन एक चीज समझना होगा कि 22,800 का जो लेवल था वो अब टूट चुका है। 22,760 तक निफ्टी चला गया था एक टाइम पे। हालांकि ये वापस रिकवरी दिखाया, लेकिन फिर भी जो निफ्टी 250 पॉइंट तक टूटा है वहां पे ये 22,780 का जो ट्रेंड सेट किया है यहाँ पे अटका है। और जो निफ्टी के बाद जो सेंसेक्स की अगर आप बात करेंगे तो इसके अंदर भी 650 पॉइंट से ज्यादा की गिरावट आई है, जहां पे सेंसेक्स 75,500 पे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो निफ्टी और सेंसेक्स में ये जो गिरावट है, और खास करके निफ्टी अपने जो ऑल टाइम हाई है जो 26,270 का लेवल था वहां से 13% से ज्यादा टूट चुका है। तो 13% तक की ये जो गिरावट है, यहाँ पे जो मिड कैप स्मॉल कैप के शेयर्स हैं और जो मिड कैप स्मॉल कैप के इंडेक्सेस है इसमें काफी ज्यादा गिरावट देखने को मिली है। लोगों के पोर्टफोलियो एकदम नेगेटिव रिटर्न में चले गए और जो इंसान भी जो भी यहाँ पे 3 साल पहले का इन्वेस्टर है और अपने स्टॉक्स को अपने पोर्टफोलियो को होल्ड करके चल रहा है, तो उसे भी अपने पोर्टफोलियो में 50% ऐसे शेयर्स होंगे जो नेगेटिव रिटर्न दे रहे हैं, और जो पॉजिटिव रिटर्न पे सेट है वो भी 3 साल पहले के स्टॉक्स हैं जो कि पॉजिटिव में आपको ग्रीन रंग में दिख रहे होंगे। तो देखिए यहाँ पे समझने की यही बात है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के पर्पस पे जो भी चल रहा है, जिसने भी 3 साल पहले से शेयर को एक्यूमुलेट करके रखा है और उस पर अगर अपना एवरेजिंग रखा होगा, तो आज के समय में उनके शेयर्स के जो रिटर्न है वो तो कम हुए होंगे, लेकिन ओवरऑल जो पोर्टफोलियो है वो माइनस में नहीं गया होगा। पूरा परसेप्शन यही है कि आप यहाँ पे मार्केट के जो एक नेगेटिव ट्रेंड सेट हो रहा है, जो पिछले 6 महीने से लगातार मार्केट गिर रहा है और पिछले 2 महीने से ये जो गिरने की तेजी है काफी ज्यादा बनी हुई है। यहाँ पे हम चीज देख सकते हैं कि पिछले हफ्ते मार्केट ने 22,800 से एक अपमूव दिखाया था, जहां पे 23,300 तक के लेवल को टच किया था। 500 मूवमेंट की तेजी आई थी, जहां पे बहुत सारे इन्वेस्टर्स ने अब ये समझा कि मार्केट वापस से रिबाउंड करेगा, वापस से एडजस्ट होगा। लेकिन यहाँ पे मार्केट ने वापस से बहुत सारे इन्वेस्टर्स को फंसा दिया है और बहुत सारे जो ट्रेडिंग पर्पज से जो ट्रेड करते हैं उनकी भी जो पोजीशन है वो नेगेटिव में चले गई है। इसलिए मार्केट की अभी जो स्थिति है इसमें हो सकता है कि आने वाले जो सेशन है, जब मंडे को मार्केट ओपन होगा, जब 16 तारीख को मार्केट यहाँ पे फिर से ओपन होगा, तो आप देख सकते हैं कि हो सकता है मार्केट ग्रीन लाइन पे ओपन हो। वो इसलिए हो सकता है क्योंकि 2 दिनों के अंदर जब इंटरनेशनल मार्केट में पॉलिटिकल सिनेरियो चेंज होगा, खास करके जो टैरिफ प्लान्स है वो धीरे धीरे कम होंगे, क्योंकि अभी भी ट्रम्प इसके ऊपर अपना 100% श्योर नहीं दिख रहे हैं। तो हो सकता है कि मार्केट में एक अनसर्टेनिटी फैलाने के लिए उन्होंने एक टैरिफ का जो अभी तक प्रोपेगेंडा रखा है वो वापस से रिड्यूस होता हुआ दिखे। स्टील सेक्टर में वापस आ रही जो हल्की फुल्की तेजी है और एल्युमिनियम के गिरते हुए दाम है, इन सब चीजों से स्टील सेक्टर वापस रिवाइव हो रहा है। पावर कंपनियों के जो Q3 के रिजल्ट है, लगभग हर पावर कंपनी के जो Q3 रिजल्ट है वो ठीक आए हैं। रिन्यूएबल एनर्जीज की बात करें तो वानी एनर्जीज जैसे, सुजलॉन एनर्जी जैसे और खास करके टाटा पावर जैसे कंपनियों का जो ऑर्डर बुक है वो उनके कैपेक्स से भी ज्यादा का ऑर्डर बुक है। तो ये सब चीजें दिखाती है कि आने वाले समय में, इस समय जो मार्केट का ट्रेंड पॉजिटिव तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन आने वाले समय में ये चीजें पॉजिटिविटी की तरफ जरूर लेके जाएंगी। यहाँ पे एक चीज आपको देखना पड़ेगा कि जो पावर सेक्टर है, खास करके जैसे मैं सुजलॉन की बात करूं तो 201 मेगावाट का नया ऑर्डर आज के ही सेशन में मिला है, लेकिन मार्केट ने इस पे रिएक्ट नहीं किया और जो शेयर प्राइस है वो 4% से ज्यादा का टूट गया। उसके बाद अगर मैं प्रीमियर एनर्जीज की बात करूं तो 1260 करोड़ का ऑर्डर मिला है इसे, जहां पे ये सोलर सेल्स बनाने का काम करेंगे, सोलर मॉड्यूल पे काम करेंगे, और जो सोलर का मोनो और पॉलीकार्बोनेट वाला जो इसका पैनल है उसकी जो डिमांड है सबसे ज्यादा मार्केट में आई है, और इसी की वजह से इनका जो ऑर्डर बुक है वो बढ़ा भी है। तो इतने अच्छे अच्छे खबर के बाद भी मार्केट नहीं चल पा रहा और शेयर प्राइस गिरने लगा है, जहां प्रीमियर एनर्जी का शेयर प्राइस अभी तक के हाई से 980 रुपीज पे ट्रेड कर रहा है, जबकि लिस्टिंग प्राइस 500 रुपए है। हालांकि इसका जो पी रेशियो है वो काफी महंगा है, जिसके वजह से शेयर प्राइस अभी भी महंगा ट्रेड कर रहा है, लेकिन फिर भी यहाँ पे इतनी पॉजिटिव न्यूज के बाद भी शेयर में कोई मूवमेंट नहीं दिखी। वहीं पे अगर आप कंस्ट्रक्शन लाइन से जुड़े हुए शेयर्स को देखें, जहां पे एल जैसा शेयर है, एनबीसीसी है और जो आरवीएनएल है, इन सब के पास भी अच्छे अच्छे ऑर्डर बुक आते हुए दिखे हैं। जहां एल का ऑर्डर बुक लाइफ टाइम हाई पे है, एनबीसीसी को कर्नाटक गवर्नमेंट की तरफ से बहुत बड़े ऑर्डर मिले हैं और नॉर्थ ईस्ट के तरफ से
जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट है वहां से 800 करोड़ का भी पैकेज मिला है। तो ये सब चीजें दिखा रही हैं कि कंपनी के पास ऑर्डर बुक बढ़ रहा है, कंपनी रिवाइव करने की तैयारी कर रही है, लेकिन जो मार्केट के गिरते हुए स्ट्रेंथ है उसके चक्कर में ये सारी कंपनियां फंसी हैं। और आरवीएनएल को तो आए दिन हर हफ्ते कितने बढ़िया बढ़िया ऑर्डर्स मिलते हैं, और रेलवे का सारा कंस्ट्रक्शन वाला काम आरवीएनएल ने संभाल रखा है। लेकिन इस समय रेलवे का जो शेयर है उसको इतना ज्यादा नेगेटिव ट्रेंड में रखा गया है, जिसके कारण जो रेलवे के शेयर्स है वो अपमूव नहीं दिखा पा रहे। आईआरएफसी और आरवीएनएल दोनों ही शेयरों में काफी ज्यादा गिरावट देखने को मिल रही है। 45% तक अपने ऑल टाइम हाई से टूट चुके हैं, जहां आईआरएफसी 119 रुपए के लेवल तक चला गया था, हालांकि 122 पे ये ट्रेड करता हुआ क्लोज हुआ है। और आरवीएनएल 355 तक चला गया था, जहां 368 लास्ट इसने अपना ट्रेडिंग क्लोज दिखाया है। तो ये सब चीजें हैं जो मार्केट में ज्यादा अनसर्टेनिटी फैला रही हैं, और इस समय मार्केट में ये जो गिरावट का कारण है ये सारा का सारा एफआईज की तरफ से हो रहा है। एफआईज ही बिकवाली कर रही है। पिछले एक हफ्ते से एफआईज की जो बिकवाली है वो काफी ज्यादा तेज हुई है, जहां पे 40,000 करोड़ से ज्यादा का इक्विटी शेयर्स बेचा गया है। हालांकि एक चीज आप देखेंगे कि मार्केट में गिरावट के साथ साथ जब मार्केट क्लोज होता है तो ये डाटा आता है जहां पे एफआईज पर डे 4,000 करोड़, 3,000 करोड़, एक दिन 5,000 करोड़ ऐसे ऐसे करके ये अपना माल बेचती है। इसी के अपोजिट में जो डीआईज है, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन है, म्यूचुअल फंड है, और जो यहाँ के इन्वेस्टर्स हैं उन लोगों की तरफ से, एचएनआईज की तरफ से यही शेयर में खरीदारी होती है। तो अगर एफआईज 5,000 करोड़ का माल बेचते हैं तो यहाँ पे 3,500 से 4,000 करोड़ तक का डीआईज वापस खरीद लेता है, जिसके वजह से मार्केट में अगर आपको लग रहा है कि ये बहुत ज्यादा गिरावट है तो इसके वजह से आपको मार्केट में ये गिरावट अभी भी कम लगेगी, क्योंकि यहाँ पे डीआईज मजबूत है, म्यूचुअल फंड्स मजबूत है। अगर यहाँ पे एफआईज की बिकवाली इसी तरीके से चलती रहे और डीआईज खरीद नहीं पाए तो ये ज्यादा दिक्कत वाली बात होगी। जहां इंडेक्सेस में हमें 1 से 1.5% और जो छोटे इंडेक्स है इनमें 3-3% की गिरावट दिख रही है, इसका हम डबल भी गिरावट देख सकते हैं। तो यहाँ पे निफ्टी सिर्फ 13% गिरा है, इसीलिए मार्केट इतना ज्यादा नहीं गिरा है। निफ्टी के 13% गिरने में जब 1-1% ये गिरता है तो मार्केट काफी ज्यादा गिरेगा। हर निफ्टी इंडेक्सेस, हर स्टॉक्स, हर फंडामेंटली अच्छे स्टॉक्स, चाहे स्मॉल कैप के हो, मिड कैप के हो, ये गिरते हैं। लेकिन जब निफ्टी दोबारा रिवाइव करता है, वापस से 500 पॉइंट की तेजी आती है, तब आपके शेयर्स में, आपके पोर्टफोलियो के शेयर्स में, चाहे वो मिड कैप के हो, स्मॉल कैप के हो, उसमें वो तेजी नहीं आ पाती जिस तेजी से निफ्टी गिरा था तब इनके शेयर्स गिरे थे। इसीलिए निफ्टी जब ऊपर उठेगा तो कोई जरूरी नहीं है आपके जो शेयर्स फंडामेंटली अच्छे हैं, खासकर कि मिड कैप और स्मॉल कैप के, वो वापस उठेंगे। कई बार ऐसा होता है कि निफ्टी वापस से स्ट्रेंथ पकड़ता है लेकिन पोर्टफोलियो में वो रिटर्न नहीं आ पाता है, और कई बार ऐसा होगा कि निफ्टी में वो तेजी नहीं है लेकिन आपके पोर्टफोलियो में तेजी है, क्योंकि मिड कैप और स्मॉल कैप के शेयर्स में तेजी आई है। यहाँ पे एक मोटा मोटी बात यह है कि मिड कैप और स्मॉल कैप के शेयर्स जिनके पास भी हैं पोर्टफोलियो में, और वो होंगे भी, क्योंकि 2023 से लेके अभी तक मिड कैप और स्मॉल कैप के शेयर्स काफी ज्यादा भागे हैं। बहुतों ने तो मल्टीबैगर रिटर्न भी दिया है। तो यहाँ पे ये चीज समझना जरूरी है कि यहाँ पे जितनी भी ज्यादा करेक्शंस हुई हैं सबसे ज्यादा मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर्स में हुई है, जहां पे रिवाइव आना, जहां पे वापस से रिटर्न पाना थोड़ा मुश्किल होगा। जिस तरीके से मैंने एक लास्ट वीडियो बनाया था स्टील सेक्टर पे, वो वीडियो आप दे सकते हैं, और अलग अलग वीडियोस भी हैं। सेल पे अलग बनाया हुआ है, स्टील सेक्टर को लेके अलग वीडियो है, टाटा स्टील और जिंदल स्टील पे भी है, क्योंकि इस समय स्टील सेक्टर काफी ज्यादा बुलिश होने वाला है आने वाले ट्रेंड में, जब निफ्टी अपना पॉजिटिव रिटर्न दिखाएगा। क्योंकि इंडिया के इस इंफ्रास्ट्रक्चर और ग्रोथ और इकोनॉमी को देखते हुए स्टील की डिमांड बढ़ने वाली है, लेकिन ग्लोबल पॉलिटिक्स और सिनेरियो के चक्कर में जो स्टील की डिमांड है, स्टील का जो वे है, वो काफी ज्यादा खराब चल रहा है। अब यहाँ पे स्टील सेक्टर पे बुलिश होने का कारण यह है कि मार्केट 6 महीने में जितना ज्यादा गिरा है, वहीं पे आप टाटा स्टील जैसी कंपनी को देखेंगे जो अपने ऑल टाइम हाई 185 रुपीज से अभी 135 पे ट्रेड कर रहा है। ये हालांकि 125 रुपए तक गया था, लेकिन वापस इसने स्ट्रेंथ पकड़ा है, जबकि इसका Q3 का रिजल्ट खराब आया। तो ये सब चीजें बताती कि फंडामेंटली रिच कंपनियां जो होती हैं इस तरह के माहौल में ज्यादा नहीं गिरती हैं, और अच्छे माहौल में अच्छे रिटर्न देने की भी इसके अंदर अपॉर्चुनिटीज होती हैं। टाटा स्टील अच्छी कंपनी में आप देख सकते हैं, सेल का भी जो आया है Q3 रिजल्ट वो काफी खराब आया है, लेकिन ये Q3 रिजल्ट खराब आने पे जो इसका शेयर प्राइस उस दिन पे था वो 100 रुपए पे था, वहां से 110 रुपए पे जाता है तो 10% की तेजी भी दिखाता है। तो ये चीजें दिखा रहा है कि पी रेशियो के हिसाब से, फंडामेंटल के हिसाब से ये कंपनियां अच्छी हैं। चाहे आपके पोर्टफोलियो में जितनी भी कंपनियां हो वो सारी अच्छी हो सकती हैं, लेकिन उसका टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस करना आपके लिए जरूरी हो जाता है। तो इन चीजों को समझ के अगर आप मार्केट के इस खराब दौर में बने रहेंगे, पोर्टफोलियो को संभाल के रखेंगे, क्योंकि पोर्टफोलियो से छेड़छाड़ ना करना भी एक तरह का स्ट्रेटेजी होता है और काफी ज्यादा फायदेमंद होता है आने वाले समय के लिए। तो यहाँ पे अगर आप सेल करके निकलते हैं तो आपके पास कोई अदर अपॉर्चुनिटीज नहीं रहती। अगर आप सेल भी करेंगे तो अदर आप जिस स्टॉक में जाएंगे वो स्टॉक और ज्यादा गिरेगा, अगर मार्केट का ट्रेंड यही रहता है तो, जो कि आने वाले 1 से 2 महीने तक में ये दिखेगा। जब तक Q4 के रिजल्ट सारी कंपनियों के अच्छे नहीं आने लगते, ग्लोबल सिनेरियो चेंज नहीं होता, ग्लोबल पॉलिटिक्स चेंज नहीं होता, और जो ट्रेड फेयर्स हैं वो सब चेंज नहीं होते, तब तक मार्केट में ये अनसर्टेनिटी बनी रहेगी। एफआईज का बेचना बंद नहीं होगा,
क्योंकि डीआईस की भी एक लिमिट है, वो अपने कैश फ्लो से धीरे धीरे डाउन आएंगे। मंथली एसआईपीज जो है वो अगर कम नहीं होती है तो ये भी नेगेटिव न्यूज आता है। तो बहुत सारी चीजें मिलकर के मार्केट को बूस्टअप करेंगे, लेकिन इस वक्त मार्केट जितना गिरा हुआ है उसको वापस से रिवाइव करने में ये बात कहीं गलत नहीं है कि हाँ टाइम लगेगा और बहुत टाइम लगेगा। लेकिन इसी समय 2025 में, चाहे 26 में, चाहे 27 में, जो मार्केट में बना रह जाएगा उसे ही आगे आने वाले समय में बहुत ही अच्छा रिटर्न मिलेगा। मार्केट खुद ब खुद आपको एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर की उपाधि दे ही देता है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर आपको बना ही देता है। चाहे आप मार्केट में शॉर्ट टर्म के लिए आए हो, चाहे स्विंग करने आए हो, या फिर आपने 3 महीने का हॉरिजॉन रखा हो, 3 महीने 6 महीने के लिए ट्रेड करने वालों को ये साल भर तक खींच देगा। तो ये तो था एक हफ्ते से चल रहे मार्केट का जो इशू है, मार्केट में जो डाउन साइड है और आज के जो मार्केट के गिरने के रीजन है। बाकी आपको और भी अपडेट्स चाहिए और भी कंपनियों के बारे में फीचर डिटेल चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, आप कमेंट में अपने सवाल पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।